खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। मलिक साहब हमारे साथ होंगे मंडे से किसी निजी मसरूफियत में है। नाज़रीन, मिनी बजट पे ज़ाहिर बात करेंगे और हम अभी कहा है कि जनाब हम नया बजट नया टैक्स नहीं लगा रहे, सिर्फ 2 बिलियन का हम जो है वो लगाएंगे गरीब आदमी को टैक्स, और बाकी जो है इस्तिस्ना वापस ले रहे हैं, टैक्स नहीं लगा रहे। इसका क्या मतलब है पूछेंगे। हमारे साथ माहिरीन होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो बहुत ही मुखालफत कर रही थी अपोजिशन और आज भी कर रही है, मगर शहबाज शरीफ साहब तशरीफ नहीं लाए असम्बली में, इसकी क्या वजह है। और आम आदमी पर हम पूछेंगे अपने माहिरीन से कि टैक्स का कितना बोझ पड़ेगा। और ऑटो के हवाले से भी जो है वो पॉलिसी चेंज हो रही है। ऑन मनी के नाम पे जो एक ब्लैक मार्केट, जिसको तरक्की का एक अलामत कहते हैं हमारे वज़ीर मौसूफ, जो इस हवाले से बात करेंगे। बड़ी साहब हमारे साथ डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ फिर। अब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो ये बताएं, पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जनाब शबर साहब का गालबन, तो शौकत तरीन साहब का, और उसके बाद आगे चलते हैं। जो गरीब आदमी या आप आम आदमी, मैं गरीब की भी नहीं बात हूं, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे, सिर्फ 2। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब 3, पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ, उसमें से कॉमन मैन पे 2 अरब रुपए। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से, तो फिर मेरा ख्याल में हम बात सही नहीं कर रहे ना। जी डॉक्टर साहब, आपने ये सुन लिया, मैं समझता हूँ यही सवाल हमारा, तो जरा वजाहत कर दीजिएगा गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है इस बजट में। देखिए, हर पाकिस्तानी, जो मैं आपको 9 या 10 आइटम गिनवा देता हूँ, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप समझिए कि उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो दवाएं इस्तेमाल नहीं करता, उसके ऊपर आप समझिए कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो मक्खन इस्तेमाल नहीं करता, जो दही इस्तेमाल नहीं करता, जो देसी घी नहीं खाता, जो किताबें नहीं खरीदता, जो लैपटॉप नहीं लेता, जो इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, जो अंडे सब्जी इस्तेमाल नहीं करता, जो बच्चों का दूध नहीं लेता, ये आइटम अगर आप नहीं लेते तो आप समझिए कि आप जीत गए, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये आइटम जो मैंने आपको बताया अगर आपके इस्तेमाल में हैं, तो फिर बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं, और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का। अब पाकिस्तान में जो हमारा लास्ट सेंसस है वो बताता है कि लगभग 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में रहते हैं। तो मिनी बजट के नतीजे में जो 600 अरब के टैक्सेस हैं, अगर आप औसतन गिन लें तो हर पाकिस्तानी ख़ानदान के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो इस मिनी बजट के नतीजे में आएगा। डॉक्टर साहब, ये सालाना है या माहाना है ये जो 20,000 का बोझ है? सालाना। ये सालाना आप समझिए कि अगले 6 महीने तक, क्योंकि ये 6 महीने माली साल के गुजर गए हैं, तो अगले 6 महीने तक आप समझिए कि 6 महीने का इजाफी 20,000 रुपए का बोझ जो है वो इजाफी आएगा। इसमें अभी बिजली का जो बोझ है, जो तकरीबन 910 अरब रुपए का इजाफी बिल इकट्ठे करने हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। और जो पेट्रोल 4 रुपए लीटर हर महीने हमारे वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया है बढ़ाना होगा, वो इसमें शामिल नहीं है। तो बिजली और पेट्रोल का जो बोझ है उसको निकाल दीजिए। तो उसके अलावा तकरीबन 20,000 रुपया हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर इजाफी बोझ है अगले 6 महीने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो कि आपको कायम के बाद असल लीडर आप मिले हैं। इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, और मेरी इतलात के मुताबिक जो आज मिनी बजट आया है, इसे IMF की शराइत पर अवाम पर आपके मुताबिक फी कस 20,000 रुपये का बोझ बढ़ा दिया गया है। आप फरमाते हैं कि इस बोझ का असर नहीं पड़ेगा जो दवाई नहीं खाता। क्या इमरान खान साहब ने कोई ऐसा कुलिया ईजाद किया है कि बीमार ना हो, जो दही दूध नहीं पीता, कोई ऐसा इलाज किया है कि लोगों के बच्चे बट्टी खा के पेट भर लें, दूध दही ना उन्हें इस्तेमाल करना पड़े? ऐसा इलाज किया कि दुनिया अनपढ़ जाहिल हो जाए, किताबें ना खरीदनी पड़े और दूध ना खरीदना पड़े? तो ये कौन सी मखलूक पर बोझ पड़ेगा? ये तो 22 करोड़ की 22 करोड़ ये चीज़ें इस्तेमाल करती है, और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनमें कोई भी याशी या लग्जरी चीज़ मुज़ाहिर बादियुल नज़र में मुझे नज़र नहीं आती। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, एक बड़ा बुनियादी सवाल ये उठता है
कि मिनी बजट क्यों लाया जाता है या पीटीआई की हुकूमत क्यों ला रही है। देखिए, अभी 6 महीने पहले आपको याद है जून के महीने में हमें एक बजट दिया गया था, तो फिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक मिनी बजट की ज़रूरत पड़ गई। अब बजट को अगर आप सिंपल तरीन कर लें, इसको पेचीदा ना समझें, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। इसमें हुकूमत अपना तखमीना बताती है कि वो टैक्सेस कितने लगाएगी और अपना तखमीना बताती है कि अखराजात कितने करेगी। ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम बजट कहते हैं। अब अगर 6 महीने पहले हमें ये बताया गया था कि हुकूमत की आमदन क्या होगी, हुकूमत के अखराजात क्या होंगे, तो अब फिर 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। अब नेचुरली या तो जो तखमीने 6 महीने पहले लगाए गए थे वो बिल्कुल ही गलत साबित हुए हैं, जो आमदन हुकूमत ने तखमीना हमें बताया था वो गलत साबित हुआ है, या उसके अखराजात जो उसने हमें बताए थे वो बहुत कम बताए थे और अब अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसलिए हुकूमत को ये मिनी बजट लाना पड़ गया। अच्छा, दूसरी भट्टी साहब, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास लेके नहीं जाता कि ये IMF की शराइत हैं, ये लाजमी आपने जो है इनको पूरा करना है। हम IMF के साथ IMF के पास मजबूरी जाते हैं। जो हुकूमत की माशी गलतियाँ होती हैं, माशी पॉलिसी की गलतियाँ होती हैं, जो हुकूमती खसारे होते हैं, चाहे वो हम तिजारती हवाले से करते हैं या बजटी हवाले से करते हैं, हुकूमत की जो खामियां हैं, हुकूमत की कमज़ोरियां हैं, उनके नतीजे में ज़बरदस्ती हमें IMF के पास जाना पड़ता है। अब IMF आपको ये कहती है कि जी आपने अखराजात और आमदन के दरमियान में एक ख़ास फीसद से ज़्यादा खसारा नहीं करना, आपने 4% का बजटरी खसारा करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। जब हुकूमत खसारा ज़्यादा कर जाती है तो फिर उसको इस किस्म के काम करने पड़ते हैं जो कि हम मिनी बजट के नतीजे में देख रहे हैं। लेकिन मेरा खदशा भट्टी साहब बहुत ज़्यादा ये है कि इतना बोझ ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम पे पड़ चुका है, कमरें उनकी टूट चुकी हैं, किसी किस्म का वो जो सोशल अनरेस्ट जिसको कहते हैं कि खुदा ना करे लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए इस मिनी बजट के नतीजे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं, शौकत तरीन साहब बड़े हमारी तरह एक मिडिल क्लास के आदमी, आप उन्हें आम आदमी कहेंगे या गरीब आदमी कहेंगे, ज़रा रहनुमाई फरमा दें, क्योंकि 95% लोगों की इनकम 30,000 से कम है। तो मेरे मोहतरम वजीर आम आदमी की कैटेगरी में आते हैं या गरीब आदमी की, ताकि उनके लिए तो बजट और मेरा बजट फ़र्क होगा ना। देखिए, औसतन आमदन भट्टी साहब इस वक्त पाकिस्तान में 16,000 रुपये फीकस। अब सीरियसली मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाता है कि अगर आपकी औसतन आमदन 16,000 रुपये बस आ रही है और आपने अगर कुकिंग ऑयल लेना है वो आपको 350-400 रुपये फी लीटर मिलेगा, आप 1 किलो आटा ख़रीदने जाते हैं वो आपको 70 रुपये फी किलो मिलता है, आप चीनी ख़रीदने जाते हैं वो लाजमन कुछ सस्ती हो गई है लेकिन फिर भी आपको 110-120 रुपये की 1 किलो चीनी मिलती है। अपने मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, आप पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं तो वो आपको क्या 146 रुपये का 150 रुपये का आप उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो खुदाया ये आप गुजारा किस तरह हो रहा, इस वक्त जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो किस तरह रह रहे हैं, यही तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है कि आप फरमा रहे हैं औसतन आमदन 16,000 में एक शख्स 2 वक्त की रोटी खा के बीमारी की सूरत में इलाज करा सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है, एक जगह से खुशी गमी में कहीं जा सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये रहनुमाई फरमाए। देखिए भट्टी साहब, आप जानते हैं इतना खलीज बढ़ता जा रहा है, जिस तरह का सवाल आपने उठाया उसका जवाब आपको ये मिलता है कि भाई हमने पिछले महीने जो है वो 22,000 कारें बेच दी हैं। अब आप सवाल उठा रहे हैं अद्वियात का, आप सवाल उठा रहे हैं बच्चों के खाने पीने का, आपको जवाब आगे से मिलता है कि कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो तेल की कीमत जो है वो पाकिस्तान से ही है। तो जवाब, हम सवाल कुछ उठाते हैं, आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आगे से जवाब जो है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ मिलता है। अब आपने देखा कि वो नदीम मुगल साहब थे शायद उनका नाम, वो जो हमारे एक मीडिया में काम करते थे, उन्होंने खुदकशी कर ली कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसी तरह वो असदुल्ला साहब हैं जिनको बरतानिया के अखबार ने कवर किया, कराची में उन्होंने खुदकशी कर ली महंगाई की वजह से।
अब जब ये कहते हैं कि जो खुदकुशियां हो रही हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि जापान में जो खुदकुशी का रेट है वो हमसे भी ज़्यादा है, और मरीख में जो रहने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही खाने के बगैर गुजारा कर लेते हैं, तो फिर आप भी ऐसा कर लीजिए। तो एक बहुत बड़ा खलीज नज़र आने लगा है, सवालात कुछ उठाए जाते हैं अवाम की तरफ से और आगे से जवाब कुछ और मिलता है। अच्छा, भट्टी साहब ने एक इशारा किया है, मैं ज़रा इस बात को और एक्सेंचुएट और एम्फेसाइज करता हूँ। ये लोग जो हमारा बजट बना रहे हैं, जो इनका तबका, जो इनका इनकम इंडेक्स है, ये तो 5,000 रुपये का लीटर पेट्रोल भी इनको नहीं चुभता। इनका रहन सहन देखें, इनके घर देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, तो आप समझते हैं कि इनका अट रिगार्ड है, और चूंकि इनका ये एक तबकाती मसला बन गया है कि ये मौज करेंगे और रियासत को चलाने का बिल आम आदमी को दे देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए। डू यू एग्री सर? कि आपको याद हो कि जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, बचपन में वो कहानियां सुना करते थे, रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती कि वो अमीरों से पैसे छीना करता था और गरीबों की जेब में पैसे डाल दिया करता था। तो यहाँ पे एक रिवर्स रॉबिन हुड का वो फिनोमेना मुझे नज़र आता है कि सारा का सारा बोझ जो है वो आप पाकिस्तानी जो गरीब तरीन ख़ानदान हैं, तबकात हैं, सारा बोझ उन पर डाल दीजिए, उनके जेबों से रुपए पैसे निकालते रहें, और जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी जेबें जो हैं वो भरी जा रही हैं। तो ये रिवर्स रॉबिन हुड का जो फिनोमेना है, ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत के दौरान नहीं ऐसा हुआ, ये पहले पीपल्स पार्टी के दौरान में भी एक रिवर्स रॉबिन हुड चल रहा था, पीएमएलएन के दौरान भी रिवर्स रॉबिन हुड चल रहा था। तो जो बुनियादी ढांचा है जिसमें ये रिवर्स रॉबिन हुड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो बदकिस्मती से चला जा रहा। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मेरी अर्ज ये है, दौलत की ये इस गलत तकसीम को खदशा है मुझे कि पाकिस्तान में दो तबके रहेंगे, एक महलों वाले, एक झोंपड़ी वाले या बेघर वाले जिसके सर पे छत भी ना हो। क्या मेरा खदशा खुदा ना खास्ता ये ठीक इस तरफ तो नहीं जा रहे हालात? देखिए, ऑलरेडी जो सर्वेज हैं तकरीबन 40% पाकिस्तान की आबादी, अब सोचिए तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अभी एक और सर्वे सामने आया है कि जिसमें तकरीबन 1.5 लाख कमाने वाले लोग माहाना की बुनियाद वो 0.05% आबादी का है, यानी कि कोई 4 या 5 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका हमेशा हमारी हुकूमत हमें बताती है कि वो कारें खरीद रहे हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकाला जाता है कि शायद मईशत जो है वो सीधी सिमत में जा रही है। तो आपकी बात 0.5% कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? 0.5% लोग हैं जो गाड़ियां खरीद सकते हैं। देखिए, इस वक्त 22 करोड़ की आबादी है और टोटल मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ कारें हैं। अब आपने देखा है कि जो डिफेंस में घर हैं उनमें एक एक घर में 3-3, 4-4 कारें भी खड़ी हैं। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने 1 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कार खरीदी है या बेची है। तो अब वो 1 करोड़ ने अगर ये काम किया है तो बाकी 21 करोड़ जो हैं हम कहते हैं कि जी वो भी बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मामला कुछ अगर आप इनके जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन मंशूर लिखा गया था, वो इतना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट था, उसमें अगर आप जाके देखें तो आपको मुकम्मल तौर पे डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि 2018 में पीटीआई को पाकिस्तान की जो माशी कमज़ोरियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, वो बिल्कुल वाज़े तौर पे मालूम थी, और उनके हल भी उस मैनिफेस्टो के अंदर, उस मंशूर के अंदर लिखे हैं। कोई 40 मरतबा रिफॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि हम इस्लाहात लेके आएंगे, पब्लिक सेक्टर में इस्लाहात लाएंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इस्लाहात आएंगी, पुलिस के शोबे में इस्लाहात आएंगी, अदलिया के शोबे में इस्लाहात आएंगी, माफियाज को तोड़ देंगे। तो इनको सोल्यूशन भी पता थे, इनको प्रॉब्लम भी पता थी, बदकिस्मती से किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकती। तो डॉक्टर साहब, ऐसे आदमी जो अपने मंशूर पर अमल ना कर सके, कोई भी जमात हो, मैं एक जमात का नाम नहीं ले रहा, तो वो क्या 20 करोड़ अवाम की तकदीर बदल सकता है जो अपने मुंह से कहे हुए अल्फाजों पे पूरा नहीं आता? ये तो धोखाधड़ी नहीं है कि मैं बताऊं कुछ कि मैं आके ये करूंगा और करूं उसके बिल्कुल उल्ट। तो ये धोखाधड़ी नहीं है? देखिए, आपको कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए, मईशत सीधी सिमत में चलाने के लिए, मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको सियासी नीयत चाहिए और दूसरी काबिलियत चाहिए।
मैं अभी भी इस सोच का हामी हूँ, इस सोच में हूँ कि हुकूमत की जो टॉप लीडरशिप है, एटलीस्ट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उसकी सियासी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। शायद 2018 में भी उनकी सियासी नीयत थी कि मुल्क को बदलना है, मुल्क को सीधी राह पे चलाना है, मईशत को सीधी पटड़ी पे चढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे जो कमज़ोरी है वो काबिलियत की एक बड़ी संगीन शदीद किस्म की कमज़ोरी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फिर अर्ज करता हूँ, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई की। आज काजी साहब को मैं थोड़ा कम बोलने दे रहा हूँ। मेरी नीयत भी बड़ी अच्छी है, मैं अपनी तरफ से ऑनेस्ट भी। मुझे जहाज़ नहीं चलाना आता, किसी को मुझे जहाज़ दे दे, मैं उड़ाना चाहता हूँ। मेरी नीयत तो अच्छी है, आप तो मेरी रहनुमाई करें, किसी को मुझे जहाज़ ले दें। मेरी नीयत अच्छी है, ईमान से मैं नहीं उसका एक्सीडेंट करना चाहता, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, मुझे ले दें जहाज़। जी, मैंने वो इसीलिए काबिलियत का साथ जुमला लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि नीयत जमा काबिलियत, फिर कोई नतीजा निकलेगा। अच्छा चले, आप तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े, नीयत और काबिलियत दोनों किस बाजार में बिकती हैं, जरा उसका एड्रेस ही दे दें, मैं किसी को लेके भेजना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूं, क्योंकि मैंने अभी एक क्लिप देखा है, वो हम कंफर्म कर रहे हैं, डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा का है, मुबैना तौर पर ऑडियो है, इसलिए मैंने कहा चेक कर लें। मगर कहा यह जा रहा है कि इस बिल के साथ जो हम स्टेट बैंक का तरमीमी ला रहे हैं, कवानीन ला रहे हैं, वो स्ट्रेटजिक सरेंडर है टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। खैर ये तो अब ओवर स्टेटमेंट ही होगी, कब हमने नहीं किया। तो क्या फर्दर हमारी इंडिपेंडेंस माशी खत्म हो जाएगी, ये जो शिकें आई हैं स्टेट बैंक के हवाले से? मैं इस चीज़ से, जो अभी आपने डॉक्टर शाहिदा वजारत साहबा का जिक्र किया, उनका जो आर्गूमेंट है उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। देखिए, जो सेंट्रल बैंक हैं दुनिया में, उनके पास दो किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं। एक जो कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी, कि उन्होंने इस चीज़ का तयन करना है कि शरह सूद क्या होगी, और उस चीज़ का तयन करना है कि कितने नोट छापे जाएंगे और कितने नहीं छापे जाएंगे। अगर ये दो ताकतें आप किसी एक इदारे को दे देते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमने सरेंडर कर दिया, ये नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई नया वॉइस रॉय बना दिया है, बल्कि तारीख जो है वो ये बताती है, माशी तारीख ये बताती है कि ये बहस जो हम इस वक्त कर रहे हैं, ये 1962 में शुरू हुई। और इसका नतीजा ये निकला है कि जिन ममालिक में उनके सेंट्रल बैंक को आज़ाद और खुद मुख्तार किया गया है, वहाँ पे जो प्राइस लेवल है, जो महंगाई का शरह है, वो कंट्रोल में रहती है। जिन ममालिक में आज़ाद नहीं है और वहाँ पे सियासी मुदाखलत है सेंट्रल बैंक के अंदर, वहाँ पे उनका शरह जो सूद, उनका जो शरह महंगाई है, अफरात ज़र जो है, वो बड़ा हाई रहता है। तो यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो स्टेट बैंक में अमेंडमेंट की जा रही है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों के मुफाद में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया और आप हमें टाइम देते हैं। बड़ी साहब, एक दो तो मैंने आपसे खबरें लेनी है। आपने कल खबर दी थी, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आपकी बात, कि जनाब बजट पास हो जाएगा, मिनी बजट पास हो जाएगा, और वो कराइन लगते हैं कि वो पास हो जाएगा। इस हवाले से कोई आप मजीद रोशनी डालना चाहते हैं या कुछ और खबर भी है आपके पास? डॉक्टर साहब, मैं कादी साहब, आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत और अपोजिशन में बेशुमार इख्तलाफ आता है। मिनी बजट में एक पेज पे है, क्योंकि जिसने डंडा दिखाया नहीं, काटने पे एक है। अच्छा, हुकूमत को भी पता है उन्होंने पास कराना, और अपोजिशन को भी कह दिया कि आप शोर शराबा कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन बरखुरदार अच्छे बच्चे बजट के रास्ते में नहीं आएंगे। इत्तेहादी भी मान गए, इत्तेहादी नहीं है, अपोजिशन। यार बिलावल कहाँ है, मुझे बता दें, अपोजिशन ने कहाँ कोशिश की नंबर गेम से उठाना था ना, इसको नाकाम होती। एक एफर्ट्स की इन्होंने कि ये पास नहीं होना, क्योंकि इनको भी कह दिया था कि बच्चे IMF की शर्त है और उसके बाद जनवरी में पैसे नहीं आ सकते, और ये डंडे वाले ही कह सकते हैं, जिनका मारा हुआ कभी मिलता भी नहीं। तो ये तो हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के अवाम पर महंगाई बम गिराया है। एक टोपी ड्रामा करने के लिए शोर करने की इजाज़त नहीं थी उन्होंने बकायदा ताकतवर हलकों से, तो ये उनका हक है। अच्छा भट्टी साहब, मैं आज इस गिलास की बात करनी है मैंने आपसे, आप बड़े हैरान होंगे, और आज हम वो बात करेंगे मैशत के हवाले से कि जो न जाने ऐसे लोग करते हैं, भागते हैं जैसे ताउन से भागते हैं। 1980 में ये निज़ाम आया था, उन्होंने कहा था कि ये जो गिलास है, इसको गिलास को पानी से फुल भर दो, तो इसके जो कतरे नीचे गिरेंगे वो गरीब आदमी के पास जाएंगे। गोया इसका सादा तर्जमा यह था कि अमीर आदमी को अमीर तर कर दो तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ये 1980 में जो है थैचर ने
और रेगन ने, इसे रेगनॉमिक्स भी कहते हैं और थैचरिज्म भी कहते हैं, ये हर जगह पिट गया है। इसने इसकी जो पाकिस्तान 2012 फाइनेंशियल टाइम्स उसने लिखता है कि पाकिस्तान की बिजली की बर्बादी की वजह इसकी प्राइवेटाइजेशन थी। फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया के हिसाब से। बड़ी साहब इस पर कोई बंदा बात नहीं करता कि अमीर आदमी की जेब से तो एक आना नीचे नहीं आया, मेरे पास तो कोई नहीं आया, ऊपर ही गया सारा। काजी साहब इसमें बहस नहीं करते। एक याद रख लें, ये जो पानी कहते हैं ना, अमीर आदमी गिरेगा भी तो उसी की हथेली में, गरीब की जेब में नहीं जाएगा। तो इस मफरूजे में बात क्यों नहीं होती आपके ख्याल? मफरूजे में बात नहीं होती कि क्योंकि 2-3% लोगों का ये पाकिस्तान था, है, कायदे आज़म ने बनाया था पूरी अवाम के लिए। लेकिन अब जो मैंने उनसे डॉक्टर साहब से सवाल किया था, अब 2 पाकिस्तान बन गए हैं। एक महलात वालों को जिनके पास दौलत का हिसाब ही कोई नहीं। मुझे बताएं 5 मरले का मकान कितने का है? मैं यही कह रहा हूँ ना, मिनिमम जौहर टाउन में 2.25 करोड़ का है। अब 1 लाख रुपया जिसकी तनख्वाह है उसको मुझे कहो कि 5 मरले का घर बना के दिखा। ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं ना, आप 10 करोड़ का बनाते थे पहले, 12 करोड़ का बेचते थे, अब 11 करोड़ का बनाते हैं तो 14 करोड़ का बेच रहे हैं। ये उन्हीं खानदानों में चंद जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। अच्छा, आप ये खुशखबरी देने को तैयार हैं कि कम से कम हमारी जेब काटने के सिलसिले में तमाम पार्टियां, हुकूमत, अपोजिशन एक हैं, ये आप समझते हैं? 100% अपोजिशन को परसों बता दिया गया था कि बजट आपने रुकवाना नहीं, सिर्फ शोर का आपको हक है, वरना अपोजिशन मैनेज करती। ये क्या कह रहे हैं आप, दोबारा कहें जरा खबर। अपोजिशन जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, सारी जमातों को बता गया था कि ये ऊपर से हुक्म है, IMF पैसे नहीं देगी, आपको शोर शराबे की इजाज़त है, आपने इसको रुकवाने के लिए नंबर पूरे करने की कोशिश नहीं करनी। आज बताएं, बिलावल साहब थे असम्बली में, शहबाज शरीफ साहब थे नहीं, कितनी इन्होंने आपको हुकूमती लोगों और अपोजिशनों से मीटिंग की कि रोको। यही हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे थे ना, हम नहीं मानेंगे, डंडा पीर बिगड़िया तिगड़े, डंडा मारा नहीं। बड़ी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा सरेंडर हो गया है, बर्बाद हो गए हैं, हम इधर चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को आपने इस बिल को रोकने के लिए अमली इकदाम क्या किए हैं सिवाय तकरीर और मीडिया टॉक के? किसी एक अपोजिशन के हुकूमत के पास गया या ना रोके, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। वो बंदा जिसने खुद कामया रख के वजारत दफा रहा हो, मुझे बताएं, पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो ये अच्छा है क्योंकि सारा वजन ये डालना चाह रहे हैं इमरान खान साहब पर। गो कि ये महंगाई एक दिन में नहीं हुई, उसकी एक 70 साल ब्रेक है। बड़ी साहब, मैंने नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक और अक्सियत मैशत के हवाले से होगी और हम आज अपनी बहस इस पे रखेंगे कि इस मॉडल को जो बड़ी साहब के मुताबिक, हमारे दूसरे मेहमानों के मुताबिक अमीरों की जेब भरे चले जा रहा है, गरीबों की जेब खाली किए जा रहा है, इस मॉडल पे हमारे टीवी पे क्यों, टीवीज पे, मीडिया में क्यों बहस नहीं होती? किसने हमारे मुंह पर जेब लगा रखी है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, एक खबर मैं और आपसे ले लूँ। एकदम से खान साहब के एतमाद का जो ग्राफ है वो ऊपर चला गया। हमारा तो ख्याल था कि मिनी बजट जो है आएगा तो एक बड़ा मुश्किल मरला होगा, कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन उनका, और मैं आपका एक शॉर्ट सुनाता हूँ फिर आपकी तरफ बात सुनाए जरा, क्या कह रहे हैं खान साहब? हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। जॉब एप्लीकेशन होती है, ये क्या कह रहे हैं खान साहब? खान साहब, मेरा ख्याल है 2018 में इस जॉब एप्लीकेशन में क्वालिफाई कर गए और उन्होंने ठीक कहा, 1000% ठीक कहा। इस बिल को ना खान साहब ने मंजूर कराया, ना एतमाद का वोट इमरान खान साहब ने लिया था, ना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ने कराया था। मैंने अर्ज़ की थी कादी साहब, आप परसों चौथ मजाक उड़ा रहे थे, मैंने कहा था ये इत्तेहादी जमातें लाइन में लगेंगी, ये बजट पास होगा। इमरान खान साहब ने नहीं कराया, IMF ने करवाया। IMF किसी और से डील करती। अब आप देखते होंगे अक्सर मुख्तलिफ ममालिक के लोग सफारतकार होते हैं, वज़ीर ख़ारजा होते हैं, वो किन से मुलाकात करते हैं? बहुत कम PM से मिलते हैं। तो ये इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस उस वक़्त तक रहेगा जब तक साइन पीछे मौजूद है, और साइन जिस दिन पीछे हट गए, ये नहीं बजट पास हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। 4 वज़ीर कमो बेशतर
10-12 एमएनओ ने मुझे कहा था यार ये बॉम्बे ये पास करा के बिल हम पीटीआई के हम अपने हलकों में नामुमकिन है। अब मैंने जान के उनको छेड़ा तो मुझे उन्होंने एक थोड़ा सा बड़ी अच्छी बात किया। उन्होंने कहा जी हमें तो छोड़े, आप अपोजिशन को कहो कि ये रोक के दिखाए। अब कैन यू इमेजिन कॉन्फिडेंस देखे। तो ये सब का एका हमारे खिलाफ ही है। ये हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे थी, है और रहेगी। सिर्फ ये एक दूसरे को सियासी मात देने के लिए चालें ज़रूर चलते हैं। जहां पीछे से साईं हुक्म करते हैं भाई ये चीज़ होनी है तो ये मजबूरन है। आपके कुछ दोस्त तो बड़ा दावा कर रहे थे, इमरान खान साहब ने ये बात तो ठीक की कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। दिसंबर में उन्होंने आना था। मैं 3-4 मुस्लिम लीग की आला क़यादत बता रहा हूँ, कहाँ है नवाज शरीफ साहब। दिसंबर आज 30 है गालबन, इसका मतलब कल रात तक आ जाएंगे आपकी खबर के मुताबिक। यहाँ देखें पीटीआई नून लीग की क़यादत के मुताबिक आ जाएंगे ना। देखें पहले कहा उन्होंने जो इनके स्पीकर हैं एयाज सरदार एयाज सादिक साहब कि मेरी मुस्कुराहट देखें। उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब ने हमें इंडिया और खुशखबरी सुनाई। उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी जनरल है अपना एहसन इकबाल साहब, उन्होंने आके जो तरजीद कर दी कि जब उनकी सेहत ठीक होगी तो वो आ जाएंगे। तो वो फिर किसकी बातें कि आपस में भी कोई नहीं। उनकी सेहत कहते हैं डील को, जब उनकी डील हो जाएगी आ जाएगी। आज से साल पहले भी आपको ये अर्ज की थी, आज भी कह रहा हूँ, नवाज शरीफ जेल में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मुशर्रफ दौर में भी डील करके भागे, इस दौर में भी डील करके गए। मुशर्रफ दौर में जब वापस आने लगे सऊदी अरब ने कहा 10 साल की हमने गारंटी दी आप नहीं जाएंगे। उन्होंने अमेरिकन लॉबियस्ट हायर किए, हसैन हक्कानी एंड कंपनी टाइप ऐसे, फिर आए। और आज भी मेरी अपनी राय है कि इमरान खान साहब को जब ये कोई गारंटी दे देगा कि आप नवाज शरीफ को माफ़ी चाहता हूँ, आप आएँ 10-15 दिन में आपको हाई कोर्ट से बेल ले देंगे, वो तब आएंगे। अदरवाइज 2023 में भी नहीं आएंगे। जी भट्टी साहब। काजी साहब आप बहुत सादा ही हैं, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ। दोनों में से एक बात है। देखा मैं सादा हूँ, आपकी बात मान ली, मैं बेवकूफ़। आप बेवकूफ़ नहीं है, मैं सादा। ये 2 साल पहले वो गए थे हाई कोर्ट बकौल फवाद चौधरी साहब के, मान ली तो भाई 3रे महीने आपने चले जाना था। हाई कोर्ट गए क्यों नहीं अभी तक? काजी सईद साहब ने तो नहीं रोका, मैंने तो नहीं रोका, तो तुम जा सकते हो। वो तुम्हारी हैसियत है। ओ भाई छोड़ दो, जिन्होंने भेजना था माने अपनी गलती कि हमें पहले तो ये साबित करे कि उसके प्लेनेट्स कब करने में असर हीरो कौन था, किरदार कौन था। ये इतनी बात कह दें तो मैं आपको गुरु मान जाऊंगा। इमरान खान साहब हमारे काबिल एहतराम है। तमाम पॉलिटिशियनों से कंपैरेटिवली ऑनेस्टी की इनकी खबरें थी 2018 से पहले, अब भी होंगी। 1000 दफ़ा उन्होंने कहा एनआरओ नहीं दूंगा, एक कभी नाम बताया और उन्हें मुझे इसने कहा एनआरओ देने पे। कादी साहब मीडिया पे क्या गुफ्तगू करते हैं, मीडिया टॉक में क्या करते हैं, प्रेस का नहीं, देखिए अमलन क्या करते हैं। मुझे तो फवाद चौधरी साहब से एक सवाल है, भाई आपको 2 साल बाद याद आया कि हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, ईसीएल में से तो आपने नाम निकाला था, आप नाम निकालते ईसीएल से, आप कह देते ठीक है जी बेल आपने रिहा कर दिया, हम ईसीएल में नहीं डालेंगे। वो नाम ईसीएल से एक बात कि आप भी गवाह हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने में रुकावट तो सिर्फ इमरान खान ही बने थे। नहीं एग्री नहीं, मरियम के भी वही बने हैं, क्योंकि ताकतवर हलकों ने नवाज शरीफ के साथ भी एग्रीमेंट किया था आप जाएंगे, लेकिन उन्होंने गलती ये की कि उधर जाके कमिटमेंट थी कि सियासी एक्टिविटी नहीं करोगे, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर तानाजनी नहीं करोगे। मरियम साहिबा खामोश रही एक अरसा दराज, ट्विटर भी खामोश रहा। फिर जब उन्होंने लॉबियस्ट हायर किए तो फिर मरियम को नहीं जाने दिया गया। उसका रिएक्शन आपके सामने, मरियम इस्तीफ़े मांगती रही। मुझे पाकिस्तान का एक बंदा बुलाए कि मरियम हमेशा 3 इस्तीफ़े मांगती थी, 3, अब 2 पे क्यों आ गई है, कौन सी वजह हुई है? मुझे पाकिस्तान का एक पीटीआई का बंदा आ जाए, मुझे बता दे, नून लीग वाला बता दे। खैर वो तो अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद वाली बात है। अच्छा भट्टी साहब आप देखें ना, ये 600 अरब रुपए का बजट बनता है, जिसमें हमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने बताया कि 350 अरब रुपए एक हैं और फिर 250 की कुछ सब्सिडीज विदड्रॉ हो रही हैं, कुछ नए टैक्स लग रहे हैं। तो 600 अरब रुपया आप स्लैब कर रहे हैं अवाम पे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कहते हैं। तो अपने लोगों को आप यानी लोगों से टैक्स वैक्स लेने का आपका कोई इरादा नहीं है, वो सारी आपकी जो रिफॉर्म्स हैं वो अंदर पीछे पड़ी हैं टेबल के नीचे। तो इस पे कोई, इसका मतलब हमारे साथ कोई सिंसियर नहीं है, गवर्नमेंट तो करती है, अपोजिशन भी हमारा कोई आंसू नहीं पूछेगी। अच्छा कादी साहब, आप मुझे नवाज शरीफ साहब
मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, इनकी अंदाजन कितना पैसा होगा? भट्टी साहब मेरी तो गिनती में खत्म हो जाएगी। गिनती तो फ़ारूक सलीम साहब ने कहा औसतन एक पाकिस्तानी 16,000 रुपया कमाता है, तो इनकी मेरी प्रॉब्लम है क्या? जाती उम्रा गालबन 17,000 एक 700 एकड़ है और बनी गाला 350 है। इसकी देखभाल के लिए माली कितने चाहिए होंगे, उसका महीने का बजट मुझे बता के दे। और काजी साहब ये हमारे लीडर नहीं है, ये दर्शनी लीडर है। हमारा लीडर था कायदे आज़म, मैं बीमार हो गया, मैं नहीं। भट्टी साहब एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, हमारे किसी उस्ताद ने कहा था कि अगर मुल्क के तमाम लोगों का रोजगार लग जाए तो इनके जो आलीशान महलात हैं इनमें तो काम करने के लिए नौकर नहीं मिलेगा, ये तो सस्टेनेबल ही नहीं होंगे। मैंने आपको बता तो दिया, आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड चाहिए। मैंने आपको बता दिया है बिलावल हाउस के कितने मुलाजम है, महीने का कितना खर्चा है, बनी गाला कितना रकबा है, कितना खर्चा है, जाती उम्रा का है, इन तीनों के टोटल अखराजात कभी मुझे रहनुमाई फरमाए तो फिर मैं बताऊंगा ये मेरे लिए। बड़ी साहब आप ये कहना चाहते हैं कि जब इनके मसाइल हमारे मसाइल ही नहीं है। हाँ देखिए, जो मसाइल इनके पास है ना, मुल्क की 98% आबादी ने तस्वुर भी नहीं किया। वो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। जो 98% लोगों के मसाइल दरकार है, इन्होंने कभी उसका तस्वुर नहीं किया। यानी अब अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, तो 5% लोग तो अपनी गाड़ी पे आ जा लेंगे हैं? इसका मतलब ये है कि 95% लोग चिंची में बैठेंगे, पैदल चलेंगे, गंदी यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेंगे। साइकिलों पर भी आज मैंने सुना है कि साइकिल पर भी टैक्स अभी लगा दी। अच्छा, शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े एक नागवार इंसान और मैशत को भी समझते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका आर्टिकल भी देख रहा था पिछले दिनों, आपने एक और भी गुफ्तगू की थी, बाद में उसकी आपने वजाहत भी की। शबर जैदी साहब, मैं आपसे डायरेक्ट एक बात पे आता हूँ कि हम न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में रह रहे हैं जो हर जगह पिट गया है। इस पर हम क्यों बहस नहीं करते कि वो पैमाना नहीं छलका? और मैं आपसे ख़ास तौर पर इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा आपकी शख्सियत पे काम किया है, आप नौजवानी में बड़े इनकलाबी हुआ करते थे, तो क्या गया वो इनकलाब? हम बात भी नहीं करते अब कि यार ये ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, प्राइवेटाइजेशन ने बट्ठा बिठा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने हमारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आर्टिकल 2012 में लिखा था। वाई डोंट वी टॉक अबाउट द मॉडल जो कि पिट गया है हर जगह पे, और हम इसी पे लकीर पीटते जा रहे हैं। शबर जैदी साहब, शबर जैदी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारी आवाज अभी तक शबर जैदी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, नहीं जा रही। अच्छा बड़ी साहब, मैं इस पर दोबारा आऊंगा, जरा हमारा राब्ता उनसे बहाल हो जाए कि यार एक दवाई है बड़ी साहब, उससे मुझे इलाज नहीं हो रहा, तो यार दवाई। जी शबर जैदी साहब, मैं सवाल दोहरा देता हूँ आसानी के साथ। ये जो इकोनॉमिक मॉडल 1980 से आया है, इसने तहो तय कर दिया है आम आदमी को पूरी दुनिया में। ना ट्रिकल डाउन हुआ, ना प्राइवेटाइजेशन से आपकी जो आपने बनाए थे कि जनाब ये होगा, वो भी नहीं हुआ। वाई डोंट वी डिस्कस दिस कि ये मॉडल पिटा हुआ है, ये अमीर आदमी के लिए सिस्टम रिग्ड है, 1% के लिए, इसमें से हमें गरीबों को कुछ नहीं मिलना। ये क्यों बहस में नहीं आता जनाब शबर जैदी साहब? देखिए, यही तो आपको आवाज कर रहा हूँ, ये बैठ तो ले आया हूँ ना जी। मैं तो आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि आप 80 की बात कर रहे हैं, मैं तो तकरीबन 70 की बात कर रहा हूँ कि जो भी इकोनॉमिक माशी निज़ाम इस वक्त दुनिया में आ चुका है और जिस तरह से हम ये चला रहे हैं उसको फॉलो करते हुए ये इस बेसिस पर आवाम को कुछ नहीं मिलने और ये तबाही की तरफ ले जा रहा है। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से 100%। और यही बात मैंने की है, इसकी वजह से बड़ी पूरी कौम हिल गई है कि मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क को दिवाली की तरफ ले जा रहा है। मैं आपकी 100% बात एग्री करता हूँ, मुझे 1% भी इस पर कोई शक नहीं है और मैंने ये बात पब्लिकली कर दी है। और उसकी आप गूंज जब सुन रहे हैं तमाम जगहों पर, ऐवानों में भी आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी बात। मैं आपकी बात से अच्छा शबर साहब, जरा रहनुमाई फरमाएं, आप जिस तेजी से महंगाई जा रही है और निज़ाम चलाया जा रहा है कर्जों से और ताकतवरों से कर्जा टैक्स नहीं लिया जा रहा, 5 साल इसी तेजी से चलते रहे तो इस मुल्क की 90% आवाम का क्या हाल आप देख रहे हैं? शबर जैदी साहब, अपने तजर्बे से जरा रहनुमाई फरमाए। आम आदमी की, मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी की जिंदगी निहायत मुश्किल हो चुकी है और जिस जगह पर वो 18 में था उस जगह से वो मजीद खराब हो जाएगा 2022 में जब इस गवर्नमेंट की टर्म खत्म होगी। और मुझे इस बात को कहने में कोई आड़ नहीं है कि इस 18 से लेकर 23 के दौरान में अभी तक जो पोजीशन है, अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई बुनियादी तब्दीली हम नहीं देख रहे निज़ाम में, और वो निज़ाम जो है वो खराब हो रहा है। और जो मैं आज सुबह एक PTI की सेनेटर से गुफ्तगू कर रहा था और मैं आपके सामने जुमला
जुमला दोहराना चाहता हूं कि मुझे निहायत अफसोस होगा कि पाकिस्तान इमरान खान के ज़माने में दिवालिया हो जाए। ये मैं इमरान खान का निहायत सपोर्टर हूं, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं, आज भी उनकी को समझता हूं। और अगर इमरान खान के ज़माने में ख़राब हो गया पाकिस्तान और जिस तरह वो जा रहा है, तो ये निहायत पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा शबर साहब, गुजारिश ये है, हम भी चाहते हैं इमरान खान साहब कामयाब हो। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तबाह कर दिया इस कौम को, ये कर्जे एक दिन में तो नहीं आए। आप शबर जैदी साहब काबल है, आपके पास अपना एक जहाज़ है, एक ऐसे आदमी जिसे जहाज़ चलाना नहीं आता, वो बड़ा ईमानदार है, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, आप उसको जहाज दे देते हैं और वो तबाह कर देता है जहाज को भी, और सवारियों में भी 300-350 लोग हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए बिल्कुल आपकी बात यहाँ भी दुरुस्त है। इमरान खान साहब अगर फाइनेंस की मिनिस्ट्री या कॉमर्स की मिनिस्ट्री या उन मिनिस्ट्री में इंटरफेयर करते हैं और वो उन लोगों के जो कि उस फील्ड के जानने वाले हैं उनकी बात नहीं मानते, तो यस मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। मगर भट्टी साहब इस बात को एग्री करें कि कोई वजीर आजम भी जो होता है वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करता और वो आखिरी हर्फ नहीं होता। अगर वो आखिरी हर्फ हैं, अगर आज इमरान खान अपनी कैबिनेट में आखिरी हर्फ हैं और कोई आदमी उनसे इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं रखता, तो यस वो एक जहाज आप एक ऐसे आदमी के हवाले कर रहे हैं जो काम नहीं जानता। मगर अगर इमरान साहब, देखिए इमरान खान साहब एक सियासी लीडर है, उन्होंने पार्टी को कामयाबी तक पहुंचा दिया। अब उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो फाइनेंस के हैं, कॉमर्स के हैं, ट्रेड के हैं, मैरीटाइम के हैं, इंटीरियर के हैं, उनका फर्ज है कि वो इमरान खान को सही मशवरे दें, जहां वो गलत हो उनको रोकें। अगर वो हर बात में यस सर कर रहे हैं और उनको जाके वो ये राग दे रहे हैं कि हर चीज अच्छा है, तो यस इमरान खान की खराबी है कि उसको समझ नहीं पा रहे। मगर बुनियाद खराबी फिर दोनों जगह से आ रही है। और मगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस तमाम खराबी का जिम्मेदार बिल आखिर इमरान खान ही होंगे, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा शबर जैदी साहब, दो नुक्ता नज़र मैंने अभी सुने हैं। एक तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन शायद वज़ारत साहब का एक क्लिप चल रहा है, मेरे ख्याल में वो हमारी स्टेट बैंक की गवर्नर भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। उन्होंने कहा है कि हमारा स्ट्रेटेजिक सरेंडर होगा इकनॉमिकली, ये जो स्टेट बैंक के हवाले से तरामीम आ रही हैं, जबकि डॉक्टर फ़ारूक सलीम कह रहे हैं कि नहीं, अच्छे जो मुल्कों ने अचीव की है जो एक वेलफेयर, तो वो उसमें आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ता है। क्या हमारा स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो रहा है या हम अपनी इंडिपेंडेंस सरेंडर कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं शबर जैदी साहब? बात ये है कि ये जो स्टेट बैंक का बिल है ना, ये मेरे पास आज सुबह 8 बजे आ गया था और इसके बाद 8 बजे से मैंने 3 बजे तक, मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जिसने इसके ऊपर काम किया है और एक नोट पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया, जो मेरे ट्विटर पे मैंने रिलीज कर दिया है। जितने भी लोग बात कर रहे हैं ये बगैर पढ़े और बगैर देखे हुए बात कर रहे हैं और ना इनका कोई स्टेट बैंक का तजर्बा है। मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे बैठता रहा हूँ, मुझे पता है कि इशू क्या है। अब मैं आपको इशू समझाता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि बात क्या है। देखें, जो बुनियादी बात है वो ये है कि IMF के दिमाग में एक बात है कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान की को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आज़ाद होना चाहिए। ये बात बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर अगर आप किताबी शक्ल में कहें तो ये सही है, मगर अमली तौर पर ये बात गलत है। किसी भी मुल्क की जो स्टेट बैंक है वो उस गवर्नमेंट का एक हिस्सा है और कहीं भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान की पॉलिसी कोई और हो और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसी कोई और हो, ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को काफी मामलात में आज़ादी दी है इस बिल के तहत, और जिसमें सबसे बड़ी आज़ादी जो हमने उनको दी है वो है डिस्काउंट रेट के ऊपर रेट फिक्स करने की आज़ादी दी है। अब इसमें जो बुनियादी सवाल ये नहीं है कि हमने आज़ादी दी है, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। सवाल ये है कि जिस आदमी के पास वो पावर चली गई है, जो गवर्नर स्टेट बैंक है या डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है, क्या वो आदमी IMF या किसी और इदारे की भलाई को पाकिस्तान की भलाई से मुकद्दम रखता है? तो वो गलत है। अगर वो आदमी पाकिस्तान की भलाई को IMF की और उससे मुकद्दम नहीं रखता, उसके जहन में पाकिस्तान की भलाई है, तो फिर वो सही है। तो ये डिपेंड करेगा पर्सनैलिटीज के ऊपर, और मैं कभी भी ये बिलीव नहीं कर सकता कि कोई पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग रजा बाकर साहब, वो पाकिस्तानी मफादात को IMF के कहने के ऊपर कुर्बान करेंगे। अगर कुर्बान करेंगे तो हमें उनको फौरन निकाल देना चाहिए। मगर बड़ी सा ब्रेक है, मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच शबर जैदी साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। एक की तरफ जा रहे हैं, मगर आपने जो बात की शबर जैदी साहब ने,
अब जो IMF के साबका मुलाजम है उनकी लॉयल्टी किसके साथ होगी? मैं वैसे ही एक फूड फॉर थॉट है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, ऑटो सेक्टर की बात करेंगे और हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे कि ये कौन क्या है और ये गाड़ियों का क्या मामला है। एक ब्रेक के बाद पॉलिसी क्या है ये ऑटो के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कार डीलर एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मियाँ शुएब अहमद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शुएब साहब। मैं पहला सवाल करता हूँ, फिर क्या रिलीफ मिल रहा है कोई हमें, और क्या हम अपने कीमती डॉलर बचा पाएंगे, और क्या गाड़ियाँ महंगी होने जा रही हैं, सस्ती होने जा रही हैं इस बिल के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, आपने बुलाया मुझे। रिलीफ की तो आप बात कर रहे हैं जी, यहाँ पे तो लेने के देने पड़े हुए हैं, कहीं इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग इनकी पॉलिसीज़ हैं। ऑटो पॉलिसी में अनाउंस कर रहे हैं जी कि हमने ये चीज़ों के ऊपर अपने सेगमेंट्स को कम करना है, इस पर ड्यूटी कम करनी है और ये हमने इंसेंटिव्स देने हैं, लेकिन जो मिनी बजट आ रहा है उसमें बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता, सारी महंगी हो रही है जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जी। हम लोग तो बिल्कुल वो समझ लिए कि आखिरी वो एक स्टेज पे सास्ट एरिया जो हमारी पूरी ये ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, इसमें तो उल्टा काम चल रहा है। अगर आप ये समझे कि ये कोई रिलीफ देने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें तो ये नज़र आ रहा है जी, बिज़नेस जो है ऑलरेडी कोई 30% जो है ना वो शोरूम लोगों ने बंद कर दिए हैं और ये बाकी भी बंद होने जा रहे हैं। हमें इनको बता रहे हैं आपके तवज्जो से, जो ये इकदाम उठाने जा रहे हैं ना जी, क्या जो कसर रहेगा ये पीछे वो अब हम शायद पूरी करनी पड़ेगी। शायद अपोजिट से इतने लोग ना इकट्ठे करें जितने हम लोग जाके इस्लामाबाद पर प्रोटेस्ट करना। अच्छा शुएब साहब, ये रहनुमाई फरमाए जी। एक तरफ तो हम बचपन में होते थे, कोई सिनेमा की टिकट ब्लैक करता था, उसे ब्लैकी और बुरा लोग कहते थे, गंदा आदमी कहते थे, ये गंदा आदमी है, ब्लैक कर रहा है। अब ऑन के नाम पे गाड़ी 10-10 लाख ब्लैक हो रही है, ये करता कौन है, ये पॉलिसी कौन बना रहा है? ये पॉलिसी जनाब अपना कार असेंबलर्स के उनके जो फ्रंट मैन है रज़ाक दाऊद साहब वो बना रहे हैं, और रज़ाक दाऊद साहब के जो हैं वो ऐसे माशाल्लाह उनके फ्रंट मैन हैं कि जिसके आप जो मर्जी कर लें कोई सुनवाई नहीं। देखे ना, होंडा की कार पे 10 लाख रुपए होन, 15 लाख होन, 8 लाख होन, ऐसा ही है। ये ब्लैक मेलरों को हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि ये देखे ब्लैक में गाड़ियां बिक रही हैं। सर हम तो यकीन करें कि जैसे आप अपना सोच रहे होंगे कि हमने किया कि इस तरह हम लोग भी सोचते हैं। हमने बहुत सपोर्ट किया था शुरू दिन से आपने, लेकिन उल्ट बिल्कुल हो रहा है जी, उल्ट बिल्कुल पॉलिसी। असल मसला क्या है जी, डिसीजन मेकिंग कोई नहीं है इनकी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, और जो सोचते हैं उसके उलट कर देते हैं और फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। मैं हैरान हूँ इनकी सोच के कि आपने अब तक जो है ना किया गया है। सर ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला मामला, अभी चलता रहेगा, ऑन ये बढ़ना जाए, और डिलीशन उनकी ख़त्म कर दी है। बस 70 अरब रुपया निकला ऑन की सूरत में, ये 170 अरब ये किसकी जेब में गया, और इसका हल क्या है उधर, ताकि नाज़रीन आपको लोग सुन रहे हैं। और ये असेंबलिंग की बात क्या कर रहे हैं, कार असेंबलर हैं या कार प्रोड्यूसर हैं? जी ये एक्चुअली असेंबलर्स भी कहना है बड़ी है कि इनको जो आपने इज्जत दे रहे हैं, ये फिटर हैं। देखें सर, ये आप जो फरमा रहे हैं ना 170 अरब, इससे ज़्यादा ये अमाउंट है। ये तो एक जायज़ा लिया गया है। असल में ये सब कुछ जो है ना जा रहा है वो सब मिली भगत से जो है ना वो इन्वेस्टर्स की जेब में जा रहा है, और जो न्यू एंट्रेंट को ये इन्होंने इंपोर्ट की परमिशन दी है गाड़ियों की। आप ये कह रहे हैं जी हमें नहीं इंपोर्ट नहीं करने देते, हमें कहते हैं जी आप नहीं कर सकते। इन लोगों को न्यू गाड़ी की इंपोर्ट की इजाज़त दी हुई है, हालांकि इनका काम ये था कि ये यहाँ पे प्लांट लगाएं। खुद वो अपनी फैक्ट्रियां लगाते, प्लांट लगाते अपनी। इंडिया ने प्लांट लगवाए हैं, जितनी उन्होंने गाड़ियों के लिए अपनी मंडी खोली थी, उन्होंने शर्त लगाई थी 4, 5, 10 साल बाद यहाँ से कोई भी एक। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा गया था। सिर्फ में सब कुछ उलट हो रहा है, उसके कोई रेगुलेटर नहीं है इनके ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से पूछे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पर डालती है, कॉमर्स से पूछे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री पर डालती है, और बीच में शौकत तीन साहब जो है ना इनके सैंडविच हुए। मैं आपको साथ। अच्छा एक आप और बात बताएं, ये सेफ्टी का इशू है भट्टी साहब। जो गाड़ियां हम इंपोर्ट करते हैं उनमें 8 बैग्स हैं जी, और ये जो टीन बनाते हैं ये इन क्वालिटीज को आप कैसे कंपेयर करते हैं? अभी आप जो प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं ना, जिस दिन ये सब अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई इनके ऊपर भी एयर बैग्स की, आप देखिएगा प्राइसें कहाँ लेके जाते हैं। सर बात ये है कि इन्होंने लोकल असेंबली तो की, लोकल तो पार्ट्स से लोकलाइजेशन नहीं की है ना। कितनी % गाड़ी के पार्ट यहाँ बढ़ते हैं और कितने बाहर से आते हैं? 80% जो है ना पार्ट्स जो है ना 80% इन वैल्यू जो है ना, इन वैल्यू मसलन ये तकरीबन को $2 अरब के जो है ना पार्ट्स मंगा रहे हैं साल के बाहर से। अच्छा, $2 अरब के जी ठीक है। उसके साथ जो है ना और जो टोटल इनकी जो सेल है जी को 3 साल का हमने डाटा निकाला था,
वो था कोई 997 अरब का, बिलियंस का। उसमें से 735 बिलियन इन्होंने खाली पार्ट्स की परचेज के ऊपर, उसकी इंपोर्ट के ऊपर और उसकी ड्यूटी देने पे दे दी है। मुझे बताएं कि जो लोकल जो अपना, सर ये नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक उसके लोकलाइजेशन के नाम पे ऊपर फ्रॉड हो रहा है, और हम लोग बिल्कुल अपना एंड पे बैठे हुए हैं जिसपे कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं रह गया कि हम अपने कारोबार बंद करके आपने फरमाया, हमने सुना है ये इंडस्ट्री लगाई है जो भी है, आप कह रहे हैं ये फिटर है जी, बिल्कुल। इसका मतलब है सामान बाहर से लाते हैं, गाड़ी मैं नहीं मंगवा सकता, इक्विपमेंट सारे ये बाहर से मंगवाते हैं, इधर नहीं कुछ बनाते, मंडी इनके हवाले की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है और हम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो नहीं, हमारे हुक्मरान तो बड़े मुहिब्बे वतन है, उन्हें तो आवाम का बड़ा दर्द है, उन्हें नहीं समझ आती, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हमने इतना शोर मचाया है, हमने हर जगह पे जनाब शोर मचाते हैं लेकिन नहीं सुनते हमारी। हमने इनको यहाँ तक ऑफ़र की है कि जनाब आपको डॉलर चाहिए, हम आपको डॉलर लाते हैं। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं वो ऑलरेडी जो है ना वो जो ड्यूटियाँ दे रहे हैं ना वो अपना दे रहे हैं डॉलर में, हमारी नहीं सुनते हैं। हम जब भी इनको बैठे की कोशिश करते हैं, हमारे साथ ही कोई 10 दिन पहले मीटिंग एक थी वहाँ पे इस्लामाबाद में, शौकत तरीन साहब हेड कर रहे थे, रज़ाक दाऊद साहब एक साइड पे बैठे थे और खुसरो बख्तियार एक साथ पर। शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी वो ये सब्जेक्ट जो है ना इनका है, कॉमर्स का और इंडस्ट्री का मैं जा रहा हूँ तो ये इनसे बात करें। वो उठे हैं, साथ ही रज़ाक दाऊद साहब उठ के खड़े हो गए। रज़ाक दाऊद बड़े करीब है, आप उनको क्या ऑफर कर रहे थे? को बताए, आप उनको ऑफर कर रहे थे कि हम यहाँ गाड़ियाँ असेंबल करके, तो सर हमने उनको ये ऑफर की थी कि जनाब आपने एक सप्लाई एंड डिमांड में गैप है, आपके जो असेंबलर्स हैं जितनी डिमांड है उतनी पूरी नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से ऑन पे आवाम मजबूर है कि उनको नहीं देते ये गाड़ियाँ टाइम पे। तो जो ये सप्लाई एंड डिमांड का गैप है, इस पे इम्पोर्टर्स को आप परमिशन दें कि वो अपनी नाम पे मंगाए गाड़ियाँ, और उसके बदले में हम उल्टा आपको डॉलर, ये तो डॉलर ले रही है स्टेट बैंक के थ्रू। हम जो हमारे बाहर लोग बैठे हुए हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे डॉलर अपनी बाइंग करके अपना स्टॉक ले आएंगे, जिसकी वजह से आपको बजाय ये है कि यहाँ से डॉलर जाएंगे। हमने इनको पूरी उसकी ऑलरेडी ऑफर दी थी, लेकिन उसके साथ हमने कहा था जो ये सेकेंड हैंड गाड़ी की इंपोर्ट हो रही है इसकी ड्यूटीज़ जो है आप कम करें, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ दे। हम जो है ना और लोग जो है ना आप जितनी रिलीफ दें, देखें हो क्या रहा है सर कि ये सिर्फ लोन ले रहे हैं, एक तरफ से लोन दे रहे हैं, दूसरे लोन वापस कर रहे हैं। रेवेन्यू जनरेशन इनकी कोई तवज्जो नहीं है, यहाँ इनकी तवज्जो है कि जी कौन से सैंपलों को लेकर हमने, ये जो यहाँ गाड़ी यहाँ पे असेंबल हो रही है, क्या इसे हम इस काबिल है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम इसे बेच सकें? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्रोटेक्शन दी है, 35 साल से उनको प्रोटेक्शन दे दे के उनको बच्चे का बचा रखा है, मैच्योर नहीं होने दिया। उनका जो फोकस यहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ होता है कि गवर्नमेंट की कौन सी मशीनरी से हमने जो है ना वो फ़ायदे लेने हैं, मराहत लेनी है, और हम आवाम को चूना कैसे लगाना है। अच्छा, ये चूना लगाने से याद है कि 100 गाड़ियों का आप इजाजत दें कि सुने हज़ारों गाड़ियाँ जो है इंपोर्ट हो रही हैं। जी 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पिछले 9 महीने तक, मेरे पास FBR का डाटा है जिसमें 9 इजाजत कितने की थी? और वो तकरीबन जो है इजाजत थी जी उनको 10 गाड़ियाँ एक वेरिएंट के मंगाने की। 10 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ जी। तो कितनी आ गई? और वो कमर्शियल इंपोर्ट के नाम पे कमर्शियल इंपोर्ट 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट कर चुके हैं सर। और ये हम लोग भी कह रहे हैं, ये FBR के फिगर कह रहे हैं, और मैं आपके ये चैनल के तवज्जो से एक जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, और उस पर अपना आपके मेरे ख्याल में मोर देन कोई $1 बिलियन जो है ना उसकी इंपोर्ट के ऊपर जो है ना यहाँ से स्टेट बैंक से पैसा जा चुका है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई। ये भी मुझे बताएं कि ये जो अब गाड़ी इंपोर्ट करते हैं वो 22 किलोमीटर करती है, 25 किलोमीटर करती है, वो प्लग इन आ गया है बिजली पे, और ये जो जहां बनाते हैं 4 किलोमीटर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो सारी दुनिया ने बिल्कुल बेकार कर दिया टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और उनको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये कौन ला रहा है आउटडेटेड, जो कि रिजेक्टेड चीज है? रिजेक्टेड आपके ये जो आपने एक 4 पेपर्स के जो है ना लाइसेंस ले रहे हैं, बहुत आसान है। आप लाइसेंस ले दी, मैं न्यू एंटर हूँ, आप एक वो समझ लीजिए कि एक जैसे किराए की जगह लेके उसके ऊपर आप 4 मशीनें आके लगा देंगे जी मैं न्यू एंटर आपको दे देंगे, साथ ही आपको लाइसेंस। अच्छा, मैं थोड़े के वक्त कम है, ये बताएं कि 16 अरब डॉलर की पाकिस्तानी जापान में बैठकर गाड़ियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वो नहीं यहाँ बैठ के वो ये काम नहीं कर सकते? सर मैंने जो है ना ये कोई पिछले 1.5 साल से बल्कि 2 साल अब तो हो गए हैं जी, गवर्नमेंट को हमने ये इसमें इकोनॉमिक जोन बनाने की, ऑटो जोन बनाने की हमने इनको ऑफर दी थी। उस पर हमने कहा जी हम पैसा भी यहाँ अपना लगाएंगे। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे? ऑटो जोन जो है ना हम यहाँ बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में, जाल बिछा देंगे हम। दुबई में वो हमारा ये सारे पाकिस्तानी बैठे हैं जो दुबई में ये बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना जुबान से जा रहा है सारा गाड़ियाँ वहाँ पे, और वहाँ से एक्सपोर्ट होती
होती है। हमने कहा हमारी लेबर सस्ती है, जमीन हमारी सस्ती है, यानी आप यहाँ इंपोर्ट करके उनको रीप्रोसेस करके दोबारा एक्सपोर्ट कर देंगे। हम नहीं यहाँ पे लोकल सेल नहीं करेंगे जिसपे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है कि हमें कारोबार करने दें। कितने डॉलर का बिजनेस हम कर सकते हैं जनाब? अपना पहले साल जो है ना 3.25 अरब डॉलर का जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट हम कर सकते हैं और यहीं से आगे एक्सपोर्ट होगा और सारे का सारा एक पैसा यहाँ से आपका आउटफ्लो नहीं होगा, सारे का सारा बाहर से जो है ना लोग जो कि बाहर बैठे हैं। साहब बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन आप जानते हैं हमें वक्त आपको बुलाएंगे, आपने वक्त में बहुत कम दिया जनाब। चले हम आएगा भी आपको टाइम देंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ जो है कुछ बेहतरी हो जाए, कुछ डॉलर इधर भी आ जाए। ये जो बातें हमने सामने रख दी हैं सरकार की मर्जी। बहरहाल इजाजत दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।